देखो आज हम ना हाइपरटेंशन का यानी कि मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक। तो इससे पहले मैंने हाइपरटेंशन के 4 लेक्चर पढ़ा रखे हैं, जिसमें यानी कि क्या मैकेनिज्म है, यानी कि किस पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद देखो, उससे पहले आप बुक पढ़ लें तो बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे अगर डायरेक्ट आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें पढ़ सकते हैं। देखो, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो, जैसे कोई आपके पास पेशेंट आया और आपको कंफर्म हो गया कि ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो कुछ चीज़ों का, जैसे मान लो क्या पेशेंट अस्थमा का पेशेंट तो नहीं है, ठीक। तो ये हम क्यों दिख रहे हैं, सपोज मान लो अगर अस्थमा का पेशेंट है और बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो अस्थमा के पेशेंट में हम बीटा ब्लॉकर यूज़ नहीं करते, ठीक। इसलिए आपको क्या करना है, ये देख लेना है, या कोई सीओपीडी का तो कोई पेशेंट नहीं है, या मान लो डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है। तो अगर डायबिटीज़ का अगर पेशेंट है तो डायूरेटिक्स आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या करता है, यानी कि डायूरेटिक्स क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। तो इस चीज़ों को आपको देख के करना है। दूसरा, हाइपरटेंशन का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो देख लेते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। अब देखो, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से देख लें। जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन जो तुम्हारा होता है वो जेनेटिक होता है या इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, जैसे मान लो आप स्मोकिंग करते हैं, या ओबेज हैं, या आप तली भुनी चीज़ें यूज़ ज़्यादा करते हैं। और जो सेकेंडरी तुम्हारा हाइपरटेंशन होता है वो जो होता है वो तुम्हारी किसी डिजीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज मान लो आपको कोई बीमारी है, ठीक है, जैसे एड्रिनलिन में एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला में कोई प्रॉब्लम हो रखी है, तो ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है। आप वहाँ पे जाएं, सेकंड लेक्चर में तो उस काजिज में पता रखा है, ठीक। अब इसके बाद हम मैनेजमेंट, जैसे मान लो हाइपरटेंशन डायग्नोस हो गया, तो ऐसा तो है नहीं आपने हाथ के हाथ ही ट्रीटमेंट दे देना है। सपोज मान लो अगर हाइपरटेंशन तुम्हारा इतना है, ये फर्स्ट स्टेज होती है, ये वाला तुम्हारा सिस्टोलिक होता है और ये डायस्टोलिक होता है, तो आपको ड्रग्स यूज़ नहीं करनी है। क्या करना है आपको उसमें, जैसे मान लो आपको इसमें क्या करना है, ऐसे मान लो सपोज इतना हो गया, फर्स्ट स्टेज पे आपके पास आया, तो आपको उसे कहना है कि आपको नमक नहीं खाना बिल्कुल, माने कि नमक को मना करना है इससे पूरी तरह से। फिर आपको क्या क्या खाने के लिए बोलना है इससे, यानी कि क्या वो खा सकता है। जैसे फलों में सेब खा सकता है, वो केला खा सकता है, कीवी का फल है, तरबूज है, संतरा है, दही और दूध। देखो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्या हाइपरटेंशन का पेशेंट दूध पी सकता है, नहीं पी सकते, तो आप पी सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दही बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए, ठीक है। लेकिन आपको दही रात में नहीं खाना है, इसका ध्यान रखना है। और क्या नहीं खाना है, मान लो जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट है और उसका इतना फर्स्ट स्टेज पे आपके पास आया है, तो आप उसे सलाह देंगे कि आपको नमक ये नहीं खाना बिल्कुल, कॉफ़ी और चाय इसके बहुत आदी होते हैं लोग, तो आपको मना कर देना है कि पूरी तरह से आपको बंद करनी है पूरी तरह से। चावल, देखो चावल ना 2 प्रकार का होता है, एक तो तुम्हारा जो व्हाइट चावल होता है, एक होता है ब्राउन, तो आप ब्राउन वाला चावल यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। खा सकते हैं चावल आप, लेकिन वो भी ब्राउन वाला। शराब पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, बीड़ी ऐसी धूम्रपान, ठीक, मीठा नहीं खाओगे आप, और तली भुनी चीज़ें यानी कि फैट वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ आपको क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी समझ रहे हो, जैसे सपोज मान लो आप बैठ के काम करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, 5 किलोमीटर लगभग चलना होगा दिन में। तो या तो आप पैदल चल लें या फिर यानी कि टेनिस वगैरह खेल लें, ठीक है। तो फिजिकल अगर एक्टिविटी आप बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज करना। तो फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी होगी। साथ में अगर आप ओबेज हैं, ओबेज मतलब समझ रहे हो, आप वजन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, मान लो 100 किलो के हैं आप, तो आपको वजन कम करना होगा। और योगा करो, योगा करोगे तो समझ लो ये फिजिकल एक्टिविटी है तुम्हारी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाएंगे तो योगा करके बढ़ा सकते हैं आप, रनिंग करके बढ़ा सकते हैं। अब मान लो तुम्हारा बीपी इससे ज़्यादा हो गया, यानी कि 140 और 90 हो गया, तो ये क्या है, सेकंड स्टेज होती है हाइपरटेंशन की, तो आपको ड्रग्स लेनी पड़ेगी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ देख लो, ड्रग्स लेने से पहले, जैसे तुम्हारा जो हाइपरटेंशन होता है वो तुम्हारा डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ठीक है, क्योंकि हम उसी चीज़ को कम कर देंगे। जैसे कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड करता है, यानी कि कार्डियक आउटपुट, और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंट, इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स है वो कितनी नैरो हो रखी है, ठीक है।
तो जो कार्डियक आउटपुट है तुम्हारा वो डिपेंड दो चीज़ों पे करता है, एक तो तुम्हारी हार्ट रेट पे यानी कि कितना तेज चल रहा है, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन यानी कि कितनी बल से उसे ब्लड को पंप कर रहा है वो। ठीक है, ये तो गति है और ये बल है। ठीक, तो जैसे मैं हार्ट रेट को कम करने के लिए किसका यूज कर सकता हूं, तो हार्ट रेट को कम करने के लिए मैं ना बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर को आप कैसे पहचानेंगे, यानी कि ड्रग्स के आगे ना लोल लगा हुआ होगा, जैसे ये है, क्या देखो लोल का ना, जैसे एटिनोलोल, ठीक है, मेटाप्रोलोल और नेबिबोलोल। तो ये क्या करती हैं, ये क्या काम करेंगी, जैसे तुम्हारा हार्ट है तो उसकी गति को ना धीमा कर देंगी। अब गति जब तुम्हारी धीमी हो गई, मान लो हार्ट रेट तुम्हारा कम हो गया, तो हाइपरटेंशन क्या है, तुम्हारे हार्ट रेट पे डिपेंड कर रहा है, तो कम हो जाएगा बीपी भी। लेकिन ध्यान रखना है तुम्हें, अगर बीटा ब्लॉकर्स आप यूज कर रहे हैं, किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसमें देख लेना है कि वो अस्थमा का पेशेंट तो नहीं है, अस्थमा का तो नहीं है, डायबिटीज का और डिसलिपिडीमिया यानी कि लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर ये है चीजें तो आपको बीटा ब्लॉकर यूज नहीं करना है। तो फिर आपको गति, अब बोलेंगे कि आप गति कैसे धीमी करेंगे फिर हार्ट की, तो इसके लिए हमारे पास दूसरी ड्रग्स होती है नॉन डीएचपी यानी कि नॉन डाइहाइड्रोपायरेजिन। ठीक है, तो ये बेरापामिल और डेल्टाजेम हम देते हैं, ये क्या करती हैं, तुम्हारे हार्ट की गति को धीमा करती हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखो, जैसे ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, तो गति तो धीमी हो गई और यहां से ब्लड वेसल निकल रही है। ठीक है, तो ये तो नैरो है, अब इसे क्या करा जाए, इसे थोड़ा सा फैला दिया जाए, यानी कि ब्लड वेसल्स को। अगर मैं इस ब्लड वेसल्स को फैला दूंगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, जैसे जो पाइप होता है घर में, तो अगर उसका आप मुंह बंद कर देते हैं तो धार तेजी से बहने निकलने लगती है, तो क्या होता है, इसी तरह से अगर ब्लड वेसल्स का मुंह पतला है तो तेजी से बहेगा ब्लड, तो इसको हम क्या करें, फैला दें। तो यही यानी कि जो तुम्हारा अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स को तुम्हारे क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, पैराजोसिन और टेराजोसिन यानी कि और भी ड्रग्स आती हैं। देखो ये ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स ने पूरा एक ग्रुप है ड्रग्स का, तो फार्माकोलॉजी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ ड्रग्स तुम्हें बता दे रहे हैं। ठीक है, जब फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे तब पूरा बताएंगे इसका। ठीक है, और तुम क्या यूज कर सकते हो, डाययूरेटिक्स यूज कर सकते हो। डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, तुम्हारा जैसे हमने डाययूरेटिक्स यूज किया तो ना आपको पेशाब बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि यूरिन आउटपुट तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो जैसे तुमने देखा होगा, देखो तुम्हारा हाइपरटेंशन एक चीज पे और डिपेंड करता है, वीनस रिटर्न पे। वीनस रिटर्न समझ रहे हो, यानी कि फ्लूइड, तुम्हारे शरीर में फ्लूइड कितना है, अगर फ्लूइड बढ़ गया तो तुम्हारा बीपी भी बढ़ जाता है, तो हम उस फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। इसमें जैसे क्लोरथैलिडोन आती है ड्रग्स, फ्रूसोमाइड आती है। फ्रूसोमाइड ड्रग्स ना मार्केट में खूब बिकती है लेसिक्स के नाम से। देखो ये जो मैं सब बता रहा हूँ ड्रग्स के नाम, ये केमिकल कंपोजिशन है, ब्रांड नेम नहीं है। ब्रांड नेम मार्केट में अलग अलग नाम से मिलेगा, तो ऐसा तो है नहीं क्या मैं यहाँ पे यूपी से हूँ, आप कहीं दूर सी जगह से, तो उसका ब्रांड नेम अलग होगा। तो ब्रांड नेम आप खुद डाल सकते हैं, गूगल पर आराम से मिल जाएगी। जैसे सपोज मान लो आपको फ्रूसोमाइड लेनी है, तो आप डालेंगे गूगल पे फ्रूसोमाइड ब्रांड नेम, जिस भी स्टेट से हैं आप, जिस कंट्री से हैं, तो आराम से आपको बता देता है गूगल। ठीक है, तो डायूरेटिक्स क्या करेगा, तुम्हें बार बार यूरिन आएगा, जिससे तुम्हारा क्या होगा, वीनस रिटर्न यानी कि फ्लूइड तुम्हारी बॉडी में कम हो जाएगा। देखो इसे ऐसे भी समझ लो, जिससे जो डायरिया की कंडीशन हो जाती है, तो आप क्या करता है, बीपी तो फॉल करता है, तो क्या करता है, जिससे तुम, उससे क्या होता है, तुम्हारा फ्लूइड बहुत बाहर निकल जाता है। और क्या कर सकते हैं हम, देखो बीजो डायलेटर्स भी यूज, देखो ये भी बीजो डायलेटर है, और दूसरा बीजो डायलेटर यूज कर सकते हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम क्या करता है, तुम्हारी मसल को कॉन्ट्रेक्शन कराता है, यानी कि नैरो करा देता है। अगर मसल्स के अंदर घुस गया, सपोज जैसे तुम्हारी ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में एक जो लेयर होती है वो मसल्स की होती है। ठीक, तो मसल्स के अंदर अगर कैल्शियम चला जाएगा तो क्या करेगी, कॉन्ट्रेक्शन करने लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके यानी कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे, ताकि कैल्शियम इसके अंदर न जाए। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारी दो प्रकार की ड्रग्स होती हैं, एक तो डाइहाइड्रोपायरेजिन होती है, जिसको हम DHP बोलते हैं। ठीक, तो ये एम्लोडिपिन और नाइट्रोडिपिन के नाम से मिलती है मार्क। ठीक है, ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है।
ठीक है। और दूसरी जो होती है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं, दूसरा होता है नॉन DHP यानी कि नॉन डाइहाइड्रोपायरेजीन। तो ये जो होती है बेरापामिल और डेल्टियाजेम होती है, ठीक। तो ये क्या करती है, तुम्हारी हार्ट की गति को धीमा करेगा। अब ये कैसे धीमा करेगा, इससे पहले मैंने एक लेक्चर पढ़ाया जस्ट एक दिन पहले, आप ना वो देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो किस तरह से, जैसे मान लो ये कोई एक सेल है, ठीक। तो सोडियम जब यहाँ पे आता है सेल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, तो डीपोलराइजेशन होगा, नो सॉरी डीपोलराइजेशन, और क्या होगा, करंट जनरेट होगा सेल के अंदर। लेकिन क्या होगा, पोटेशियम क्या होगा, इसे रोकेगा, ठीक है। कैल्शियम क्या होता है, इस करंट को बनाए रखता है। अगर मैं कैल्शियम को सेल के अंदर ही ना घुसने दूं, यानी कि ब्लॉक कर दूं, तो करंट जनरेट होगा ही नहीं, जिससे क्या होगी, हार्ट की गति धीमी हो जाएगी। तो ऐसे ही नॉन DHP क्या करती है, हमारी हार्ट रेट को धीमा करती है। अब देखो एक चीज़ ये देख लो, ये सबसे मेन मैकेनिज्म यही होती है। क्या रेनिन क्या करता है, जैसे रेनिन मान लो तुम्हारा BP फॉल कर गया किसी तरह से, तो जो किडनी से रेनिन का फॉर्मेशन होता है और ये लीवर से एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट का फॉर्मेशन कराता है, ठीक। और एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एस यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये जो बनता है लंग्स से बनता है, और ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में चेंज करता है। और ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे एक्ट करता है, और ये कराता है ब्लड वेसल को तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक। तो मैं क्या करूं, क्या ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि इसका इनहिबिटर यूज कर लूं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टर, तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट इसमें चेंज ही नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसमें दो ड्रग देखो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में देखो जितने प्रिल होते नहीं है इसमें ही आते हैं, ऐसे इनालाप्रिन, रीनाप्रिल, फोसिनोप्रिल, ठीक है। दूसरा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, यानी कि एंजियोटेंसिन सेकंड जब बनता है तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे एक्ट करता है। तो मैं क्या करूं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाले ड्रग्स का यूज कर लूं, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कौन कौन होते हैं, लोसार्टिन होता है तुम्हारा, टेल्मिसार्टिन होता है और कैंडिसार्टिन होता है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन को आपने पढ़ा होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन होता है ये सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, तुम्हारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी, ठीक। लेकिन मैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है, एल्डोस्टेरोन के विपरीत बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम करेगा और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम करेगा। इसमें जो ड्रग्स आती है वो स्पाइरोनोलैक्टोन आती है, ठीक। देखो ये हो गया तुम्हारा मैनेजमेंट। इसके बाद देखो एक लेक्चर और होगा हमारा मैनेजमेंट का, उसमें ना तुम्हें ये बताऊंगा मैं, क्या जैसे मान लो हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज का कोई पेशेंट है, या हाइपरटेंशन के साथ डिस्लिपिडीमिया का कोई पेशेंट है, या हाइपरटेंशन के साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज, देखो ये वाली ड्रग्स जो है एस और अर्ब, ये ना बेस्ट ड्रग्स हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी है, इनकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा बेस्ट ड्रग्स हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि किडनी वाला यानी कि जो क्रॉनिक किडनी डिसीज वाला पेशेंट है उसमें तुम इन दोनों ड्रग्स को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा, मैं अगला एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें ना यही बताया जाएगा क्या, यानी कि हाइपरटेंशन के साथ MI का पेशेंट है कोई, या हाइपरटेंशन के साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या डिस्लिपिडीमिया है, तो उसमें वही वाला लेक्चर होगा। एक लेक्चर और बनेगा हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट का, तो पूरा हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और एक चीज़ और देखो, ड्रग्स जो से हाइपरटेंशन की या कोई भी एलोपैथिक ड्रग्स होती है, तो ऐसा नहीं है कि तुम खुद डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करें, डॉक्टर से सलाह लेके ही ड्रग्स लें, ठीक है। या आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सिर्फ क्या है, तुम्हें पढ़ाने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए, जाके तब आप हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर के अंडर आप सीखें इस चीज़ों को, फिर आप यूज़ करें, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।